वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें वाक्य और वर्तनी शुद्धि के डे 2 को देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और आरओ की कंप्लीट हिंदी अगर आप फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हैं और इस तरफ इसका शुद्ध रूप दिया है। इसकी थियरी मतलब जो इसमें सैद्धांतिक बातें ये कल की क्लास में हम लोगों ने सीख रखी है। आपने ये देखा होगा कल की क्लास, उसमें कुछ उदाहरण भी देखे गए थे। तो आज सीधा इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य किस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे तुमने मुस्कुरा दिए। देखिए यहाँ पर जो ने है ना ये कर्ता कारक अशुद्धि है, तो यहाँ पे तुमने मुस्कुरा दिया ये गलत हो जाएगा। तुम मुस्कुरा दिए ये सही शब्द या सही वाक्य बनेगा। रामायण सब हिंदू मानते, रामायण सब हिंदू नहीं मानते, रामायण को सब हिंदू मानते हैं कहना ज्यादा शुद्ध होगा। अपने लड़के नेक बनाओ। देखो अपने लड़के नहीं, अपने लड़के को, यहाँ पर को आएगा संबंध कारक आएगा तो को नेक बनाओ ये शुद्ध हो जाएगा। आगे दिए पुस्तकों को लाओ, तो पुस्तकों को लाओ नहीं पुस्तकें लाओ ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। सबसे नमस्ते, यहाँ पे सबसे नहीं सबको कहना उचित होगा, सबको नमस्ते। इसी प्रकार इतनी देर में आप क्यों आए, तो इतनी देर में आप क्यों आए, देखिए यहाँ पर लिखा है इतनी देर में बोलना होगा जबकि यहाँ पे से लिखा है तो ये अशुद्ध हो जाएगा। इतनी देर में आप क्यों आए ये शुद्ध रूप बनेगा। त्रिषा क्रोध में भरकर बोली, क्रोध से भरकर बोली न कि क्रोध में भरकर बोली, यहाँ पर इसका शुद्ध रूप दिया है। 7 बजने को 5 मिनट है, तो 7 बजने को 5 मिनट नहीं है, 7 बजने में 5 मिनट है, ये शुद्ध रूप बनेगा। आगे दिया उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, चित्र में गड़ी नहीं है चित्र पर गड़ी है। ठीक, अगला यहाँ पर दिया इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। अब ये बताइएगा ना इसमें किस कारक की अशुद्धि है ना, कौन सा ऐसा कारक है जो अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप है इसका दायित्व मुझ पर है, ये इसका शुद्ध रूप है। यहाँ पर ऊपर और पर इसमें कौन सा कारक है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर साथियों आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं। अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी भी बचे हुए समय में जितना समय बचे अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। डेडिकेशन के साथ पढ़ाई के लिए आपके पास अब देखिए मूल रूप से ना इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि अब उतना समय नहीं बचा है कि आप पूरे सिलेबस का नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए। अब पता है क्या है, आपको नोट्स प्राप्त करने और उसको पढ़ना है। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिए वर्ड और मात्रा संबंधी अशुद्धियां, कि वर्ड और मात्रा में किस प्रकार की अशुद्धि होती है। तो देखिए न और र इन दोनों के संबंधित कुछ अशुद्धियां दी गई हैं। अब अशुद्धियां किस प्रकार है, जैसे देखिए ब्रज भाषा और अवधि में ड़ के स्थान पर न का प्रयोग करते हैं। जो ब्रज भाषा है और अवधि भाषा है तो उसमें ड़ के स्थान पर न लिखा जाता है, किंतु खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के कारण न और र के शुद्ध प्रयोग में को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ब्रज भाषा और अवधि बोल रहे तो ड़ के स्थान पर न लग जाएगा, लेकिन जब खड़ी हिंदी का प्रयोग करेंगे तो वहां पर तत्सम और तद्भव इन शब्दों को ध्यान में रखना है, इसलिए न और र पर विशेष ध्यान देना है। आगे दिए देखिए खटकोड़ स, ये जो खटकोड़ स है इसको मूर्धा स भी कहा जाता है। तो अभी आगे आपको बताया जाएगा ये मूर्धा स है, बाकी बोलने के लिए खटकोड़ इसको कहा जाता है। र री इन सब के बाद अगर कभी न आएगा तो न नहीं लिखा जाएगा, ड़ लिखा जाएगा। जैसे देखो आपने रावण है ना, रावण इसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं है ना। जैसे रामायण, रामायण को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। कारण पता है क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर र आ रहा है, र के बाद जो न आएगा तो उसको हमेशा ड़ लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है चाहे यह न ठीक इसके बाद के वर्ण में हो या फिर इनके बीच में कोई मतलब स्वर या फिर कोई व्यंजन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर चरण लिखा है, देखिए हरण लिखा है, आप उदाहरण देख सकते हैं। संस्कृत के जिन मूल धातुओं में ड़ होता है उनसे बने शब्दों में ड़ ही रहता है, जैसे गुड़ निपुण। अभी संस्कृत के जो मूल धातु इसमें ऐसे ही रहेगा। यहाँ ड़ संबंधित कुछ शुद्ध शब्द दिए जैसे प्रमाण, उत्तरायण, आकर्षण। देखिए राक्षस, गढ़, गुड़, दुर्गुण, सगुण, प्रमाण, परिणाम, परिमाण, रमणीक, सम्मिश्रण, वैष्णव, विष्णु, रामायण, राणा, शिरोमणि, प्रमाणी, ऋण, भरण और पोषण। देखिए अब यहाँ पर अब कभी ऐसे भरण को आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते, भरण नहीं लिख सकते। रावण को आप ऐसे रावण नहीं लिख सकते, ये अशुद्ध माना जाएगा। तो शुद्ध रूप में क्या होगा, ये सब यहाँ पर कुछ शब्द भी उदाहरण स्वरूप दिए हैं। अब ड़ और न के बाद देखिए यहाँ पर
खटकोड़ स और जो बड़ा स, हिंदी भाषा में यही पढ़ते हैं, बड़ा स, खटकोड़ स और छोटा स। यहाँ पर देखिए इनका उच्चारण क्रमशः तालु और मूर्धा होता है। जो बड़ा स हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं उसे तालु स कहा जाता है, याद रखिएगा। अब आगे से इसे बड़ा सा नहीं कहना है, आगे से तालु सा कहा जाएगा। और जो खटकोड़ सा है इसको हम लोग मूर्धा कहते हैं, तो ये मूर्धा सा हो जाएगा, होता है। अतः इनका नाम भी क्रमशः तालव्य और मूर्धन्य, जैसे ये तालव्य सा है और ये मूर्धन्य सा है। संस्कृत स वाले शब्दों में थोड़े ही शब्द हिंदी में आते हैं जिनका मुख्य जैसे आशा। देखिए संस्कृत के शब्द दोष, अभिषेक, वेश, भूषण, मनुष्य, संतोष, कष्ट, पृष्ठ, षष्टि, भीषण, भीष्म, मेष, वृषण, त्रिषा, ये सब शब्द संस्कृत के जो यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको ये मूर्धा स दिख जाए तो याद रखिएगा ये शब्द हमेशा तत्सम होगा। मतलब 99% शब्द ऐसे होते हैं जो तत्सम होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। संधि युक्त शब्दों में जो क, ख, ट, ठ, प, फ से पहले जो ये मूर्धा सा होता है, तो ये जैसे कि निष्कपट, निष्ठ, निष्पाप, निष्फल, ये सब शब्द। संस्कृत शब्दों में छ से पहले स आता है, जैसे निश्चय, निश्चल, निश्चित और निश्चल। आगे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री है ना का अर्थ स प्लस री और स्त्र का अर्थ स प्लस र होता है। विद्यार्थी इन दोनों का अंतर न समझकर अशुद्धियां करते हैं। जैसे देखिए जब कभी भी ऐसे लिखा जाएगा ना तो ये स के साथ री जुड़ा है, और जब ऐसे लिखा जाएगा तो स के साथ र जुड़ा है, तो इसको ध्यान देना है, इसमें अशुद्धि नहीं करनी। आगे अब देखिए यहाँ पर जो छ और छ, अगर छ की बात करेंगे तो इसे सामान्यतः हम लोग छाता छ और इसे छत्री छ कहते हैं। बचपन में ऐसे ही पढ़ा गया। अब देखिए जो ये वाला छ है ये क्या होता है, क और स के योग से बनता है। अब स जहां पर आता है वो क्या होता है, तत्सम होता है, तो ये छ जहां पर आएगा वो भी क्या होगा, तत्सम होगा। इसका अधिक प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। उच्चारण की अशुद्धि के कारण प्रायः अशुद्धियां रहती है। अब यहाँ पर कुछ शब्द जैसे देखिए ये जो छाता वाला छ है, या फिर आप ऐसे समझिएगा, ये देखेंगे तो ये च वर्ग में है, और च वर्ग की बात करें तो ये तालु है। तो आप इसको जैसे आपने पढ़ा है ना, क वर्ग होता है, इसमें जैसे उच्चारण होता है कंठ से, है ना। च वर्ग होता है, ये तालु उच्चारण होता है। तो ये जो अगर आप छ को देखेंगे तो तालु वाले में आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो तालु छ है इसमें जैसे छल, छात्र, छिन्न, छेदन, अच्छा, तुच्छ, स्वच्छेद सब होता है। और इस छ की बात करें जैसे क्षय, क्षण, क्षमा, क्षत्रिय, क्षार, छिति, क्षीर, छेम, क्षेत्र, कच्छ, वृक्ष, ये सब आपको याद रखना है। इसी तरीके से ब और व में भी कुछ अशुद्धियां होती है, इनका कोई विशेष नियम नहीं, पढ़ते और बोलते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब जैसे वकील, अब अगर वकील को आप वकील कहेंगे तो भाई तब तो गलत हो जाएगा ना, ये वकील कहना। अब जैसे बालक है तो उसको आप बालक कहेंगे ना कि बालक कहेंगे। वत्स की बात करें तो वत्स होगा। अब इसको वत्स कोई पढ़ेगा तो फिर भाई गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसमें व और ब कोई विशेष नियम नहीं, बस आपको उच्चारण पर ध्यान देना। देखिए वत्स नहीं होता, ये वत्स होता है। बालक सही है, बालक अगर कोई बोलेगा तो फिर गलत हो जाएगा। इससे वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं होता है, वाल्मीकि होता है। ठीक, अब आगे देखिए री और ये री, इसमें अशुद्धियों के बारे में थे। संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त री का प्रयोग नहीं होता। देखिए जो ये री है ना, ये सिर्फ संस्कृत शब्दों में आता है, जैसे ऋक्ष, ऋतु, ऋण, कृपाण, गृह, घृत में री ही है। यद्यपि मातृ, भ्रातृ, प्रीति आदि ऋकारांत है, पर अधिकतर हिंदी में माता, भ्राता की तरह व्यवहार में आते हैं। इस विषय में गृह, ग्रह, ये सब शब्द है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए ये और ए, हिंदी में कुछ शब्दों के दो रूप में व्यवहार करते हैं, जैसे रुपए, रुपए, है ना, लिए और लिए, संज्ञाएं, संज्ञाएं आदि। इनके निर्णय करने के लिए मूल रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि अव्यय है तो इसके लिए मतलब लिए ही सही है ना। इसी प्रकार चाहिए में ये का उच्चारण स्पष्ट रूप से न होने के कारण ए लिखना ही चाहिए। गया का बहुवचन गए और हुआ का हुए अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए, जैसे देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ शब्द दिए जिन्हें आप पढ़कर ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए ये शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप, जैसे गए ये लिखना गलत हो जाएगा, ग ये सही हो। चाहिए इस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए, ये इसका शुद्ध रूप है। पूछिए का शुद्ध रूप यहाँ पर है ना। जांचिए का शुद्ध रूप ये रहा। संज्ञाएं का शुद्ध रूप ये है। पढ़िए का शुद्ध रूप ये देखिए पढ़िए है ना। लिए, फिर आगे है लिए। देखिए जब कभी भी लिए इस प्रकार से लिखा जाएगा तो ये अव्यय हो जाएगा, जैसे के लिए, उसके लिए, है ना। और ये जो लिए होता है ये लेना, जो लेना शब्द है उसका बहुवचन होता है। आगे देखिए रुपए, ये अशुद्ध हो जाएगा, रुपए इस प्रकार से लिखना शुद्ध है। लिखिए, तो आप यहाँ पर चीजों को एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छे तरीके से साथियों आपको याद हो जाएगा और फिर आप नहीं भूलेंगे। देखिए आगे ई और ई, जिस प्रकार से आपने इसको देखा वैसे ई और ई से भी कुछ अशुद्ध है। जैसे हिंदी में गई, आई आदि दोनों ही लिखे जाते हैं। यद्यपि गया से गई, आया से आई लिखना अधिक युक्त है, पर विद्वानों ने दोनों प्रकार के प्रयोग को सही माना है। मतलब देखिए आप चाहे ऐसे लिखिए आई, चाहे आप ऐसे लिखिएगा, चाहे आई ऐसे लिखिए, दोनों प्रयोग
शुद्ध माने जाते हैं। वा और आ, जैसे हुआ, खुएगा, जो आदि अशुद्ध है इसके स्थान पर हुआ, खोएगा, जाओ, ये सब ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। विदेशी शब्द संबंधी बात करें, जैसे विदेशी शब्दों को तत्सम रूप में न लिखकर तद्भव रूप में लिखना चाहिए, उसमें अपनी भाषा का प्रत्यय लगाना चाहिए। जैसे लैंटर्न को लालटेन लिखना ही उचित है, रेल का बहुवचन रेलो ही उचित है, रेल्स नहीं। तो ये सब आपको ध्यान देना है। देखिए आगे दिया अनुस्वार संबंधित, तो अनुस्वार, विसर्ग, इन सब से जुड़े जो शब्द हैं इसको विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अनुस्वार संबंधी अशुद्धि, और यहाँ पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधित जो अशुद्धि इनके बारे में बताया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे गंगा और गंगा दोनों शुद्ध, जैसे संयम, संयोजक, संसर्ग, ये सब चीजें। अब देखिए यदि उच्चारण खींच कर किया जाता है तो अनुस्वार तथा आदि, यदि उच्चारण हल्का है तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए। अनुस्वार लगाने से वर्ण शुरू हो जाते हैं, जैसे चंद्र बिंदु लगाने से इनकी मात्राओं में कोई अंतर नहीं होता। जैसे अनुस्वार वाले शब्द जैसे अंक, बंक, दंत, पंख, ये सब। चंद्र बिंदु वाले स्वर जैसे आंख, गेहूं, हंसना, पहुंचना, संवारना, ये सब शब्द है। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए शुद्ध और अशुद्ध रूप में, तो इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।